हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बायोलिट एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ऑलराइट, सो हम अभी सेल डिवीजन का सीरीज कर रहे हैं और पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट सेल डिवीजन, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है। ये सब हमने एक बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, राइट? ओके। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज गो हेड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? सो अब शुरू करते हैं इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज इंटरफेस, ठीक है। पहली चीज क्या है? इंटरफेज है, और दूसरा है एम फेज, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम इंटरफेज की बात करेंगे कि इंटरफेज क्या होता है, राइट? हम आज इंटरफेज को पढ़ेंगे। तो बिल्कुल पेन कॉपी किताब लेके, जो भी आपको पानी का ग्लास लेके बैठना है बैठ जाइए और शुरू हो जाइए। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट? ओके, सो व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस क्या है? ये जो पूरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा है सेल साइकिल। ये एक सेल साइकिल है, ठीक है। इस सेल साइकिल में दो चीजें होंगी। दो कौन सी चीजें होंगी? एक होगा इंटरफेज और एक होगा एम फेज, ठीक है। तो ये जो मैं येलो पार्ट से बना रही हूं, ठीक है, ये है हमारा एम फेज, राइट? ये हमारा एम फेज है। और जो बाकी वाइट एरिया बचा हुआ है, दैट इज आर इंटरफेज, ठीक है। ये क्या है? हमारा इंटरफेज है। तो आप देखिए कि इंटरफेज क्या है। इंटरफेज एक बहुत लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का, राइट? इंटरफेज क्या है? एक सेल साइकिल का बहुत ही लॉन्गेस्ट स्टेज है। और जब दो सेल डिवीजन होते हैं, अगर आप इसे एक डेफिनेशन फॉर्म में आप समझें, तो इट इज द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल दैट अकर्स बिटवीन टू consecutive सेल डिविजन्स। दो consecutive सेल डिविजन्स के बीच में ये पाया जाता है। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब समझिए, सेल डिवीजन जब होगा तो पहला क्या होगा? इंटरफेज होगा। इंटरफेज के बाद क्या होगा? एम फेज होगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल डिवीजन होगा। तो इंटरफेज दो सेल डिवीजन के बीच का फेज है, बीच का स्टेज है, राइट? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब ये जो इंटरफेस है, आप देखिए कि यहाँ व्हाइट वाला पार्ट कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो व्हाइट वाला जो पार्ट है, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। यानी एक सेल साइकिल में जो डिवीजन हो रहा है येलो पार्ट में, ये तो बहुत कम एरिया है, लेकिन ये व्हाइट वाला एरिया बहुत ज्यादा है। इट मीन्स कि इंटरफेस एक लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। तो आप ऐसे समझिए कि अगर सेल साइकिल में एम फेज जो होता है ना, ये क्या है? ये एम फेज है, ठीक है। ये एम फेज जो होगा, ये होगा 5 to 10%। और बाकी का 90 to 95% जो दिखाई दे रहा है, वो क्या है? हमारा इंटरफेज है, यानी कि लॉन्गेस्ट फेज है। अगर हम टाइम की बात करें तो 90 to 95% क्या चल रहा है? इंटरफेज चल रहा है। उसके बाद जो बचता है 5 to 10% में, वो हमारा एम फेज चलता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन में जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दैट इज इंटरफेज। आई होप यहां तक समझ में आया होगा बेसिक बेसिक कि इंटरफेस क्या होता है, राइट? नाउ, अब इंटरफेस इतना जरूरी क्यों है भाई? कि इसे एक सेल में, अगर सपोज करो कि 1 घंटे का सेल डिवीजन चल रहा है, तो 1 घंटे में आपको 50 मिनट्स जो है आपका, या 50 to 55 मिनट्स का रेशियो रखते हैं, उसमें आपका इंटरफेस ही चलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी सेल ना बहुत अचानक से डिवाइड नहीं होता है। उसका एक रीजन होता है। उसका रीजन ये होता है कि उस डिवीजन के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम कोई काम करते हैं, हम एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम होने को 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, राइट? लेकिन उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, पूरा साल लेते हैं उसको पढ़ने में,
तब जाके हम 2 घंटे में उसका खेल खत्म कर देते हैं एग्जाम देके। सेम चीज इंटरफेस के साथ होती है। तो इंटरफेस के दौरान क्या क्या होगा कि जो सेल है वो साइज में ग्रो करेगा। सेल अगर इतना है तो सेल थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। अपने डीएनए को सिंथेसाइज करेगा, डुप्लीकेट करेगा। डुप्लीकेट कैसे करेगा कि डीएनए अगर एक स्ट्रैंड है यहाँ पे तो एक और बनाएगा। डुप्लीकेशन होगा डीएनए का, अपना ही फोटोकॉपी बना के रखेगा, रेप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि 2 सेल बनेंगे इसके बाद, तो इन दोनों सेल में तो ये डीएनए जाना चाहिए ना। तो एक डीएनए से तो काम चलेगा नहीं, 2 जगह 2 डीएनए चाहिए ही चाहिए होंगे। तो ये यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, यानी कि रेप्लिकेशन होगा, राइट। अब प्रोटीन भी चाहिए, और भी ऑर्गेनेलीज चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ चाहिए भाई। एक सेल में सब कुछ होता है, राइट, होता है ना। तो हर जब ये 2 सेल में डिवाइड होगा तो सिर्फ डीएनए की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की भी जरूरत पड़ेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी जरूरत पड़ेगी, गोल्जी बॉडी की भी जरूरत पड़ेगी, और जितने ऑर्गेनेलीज एक सेल में होते हैं उन सब की जरूरत पड़ती है। तो जो यहाँ जो बनेगा, हर चीज का 2-2 पार्ट बनेगा, यानी कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक है तो एक और बनेगा, गोल्जी बॉडी एक है तो एक और बनेगी, ठीक है। तो ऑर्गेनेलीज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, एनर्जी स्टोर किया जाएगा, जिससे कि डिवीजन जो है वो बहुत स्मूथली चल जाए, डिवीजन बहुत आराम से हो जाए। अब ये जो फेज है ना, ये इंश्योर करता है इंटरफेस कि जब सेल डिवाइड हो 2 पार्ट में, तो सबके पास जो सेलुलर कंपोनेंट है, एक सेल में जितनी चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ उन दोनों सेल के अंदर अंदर हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ओके। नाउ अब हम समझते हैं कि एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं इंटरफेस के दौरान। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि पहली बात तो सेल जो होता है इंटरफेस के दौरान मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, सेल का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, यानी कि सेल के ग्रोथ में क्या क्या होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, सेल मास बढ़ेगा। इसके अलावा और क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, लिपिड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ये सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे जब हम सेपरेट करेंगे 2 नए सेल में, राइट, ओके। अब डीएनए का रेप्लिकेशन भी बहुत जरूरी है भाई। इंटरफेस के दौरान डीएनए रेप्लिकेट होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल दोनों सेल में बराबर बराबर पहुंचने चाहिए, है ना। इसमें भी डीएनए होना चाहिए, इसमें भी डीएनए होना चाहिए। तो अगर इस सेल में सिर्फ एक ही डीएनए तो काम नहीं चलेगा ना, इसको रेप्लिकेट करके एक और डीएनए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। और जो जो डुप्लीकेशन होगा उसके बाद हर क्रोमोसोम में 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी। इसका मतलब ये है कि ये होती हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो हर सेल में ये बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, और हर सेल के अंदर ये जाना जरूरी होता है इनका, ठीक है। यानी कि हर सेल जो ईच डॉटर सेल है वो एग्जैक्टली सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिसीव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस सेल में कुछ पहुंच गया, इस सेल में कुछ पहुंच गया, ठीक है। जिस सेल में पहुंच जाएगा कुछ गड़बड़, वहां पे फिर आगे प्रोसेस नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, भूल जाना, ठीक है। अब ऑर्गेनेली का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि जो सेल ऑर्गेनेली है वो साइज में इंक्रीज होंगे, सॉरी नॉट साइज में, नंबर्स में इंक्रीज होंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, राइबोसोम इंक्रीज हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सपैंड हो जाएगा, गोल्जी बॉडी एनलार्ज हो जाएगी, और हर सेल के अंदर ये सारे जो ऑर्गेनेलीज है इनका जाना जरूरी है, ठीक है। इनका जाना इसलिए जरूरी है जिससे कि वो सेल प्रॉपर फंक्शन करे। अगर इसमें से कुछ एक नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो सेल फंक्शन नहीं करेगा, राइट। अब क्या होगा, सेल प्रोटीन और एंजाइम बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो डीएनए जब रेप्लिकेशन होगा तो प्रोटीन और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा तो भी प्रोटीन और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा तो भी प्रोटीन और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। सेल डिवीजन होगा
तो भी प्रोटीन और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसिस होना बहुत जरूरी है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, नाउ अगर ये प्रोटीन नहीं बनता है तो ये प्रोसेस, माइटोसिस का जो प्रोसेस होगा वो हो ही नहीं पाएगा, यानी जो सेल डिवीजन होगा एक्चुअल वाला वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। एनर्जी एक्यूमुलेशन की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि देखो, जब सेल डिवाइड होगा ना तो बहुत सारा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अब एनर्जी किस फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। तो कौन बनाएगा एनर्जी? एटीपी। ये बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक तो हमने यही पढ़ा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस है सेल का, तो ये ही बनाएगा एनर्जी। अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, न्यूट्रिएंट स्टोर होगा, और ये सब कुछ जो स्टोर्ड एनर्जी है ये हेल्प करेगा माइटोसिस में और साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, हम समझेंगे क्या होता है आगे, ये भी जानेंगे। नाउ अब एक बात बताइए, इंटरफेस को ना पहले रेस्टिंग फेज कहा जाता था। ठीक है। तो पहले के साइंटिस्ट क्या कहते थे, कि उनको लगता था कि जो इंटरफेज है इस दौरान सेल इनएक्टिव होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते। सेल, ऐसा भी नहीं लगता कि सेल डिवाइड हो रहा है, तो मतलब वो आराम कर रहा है कि ठीक है, डिवाइड होने से पहले ना मैं मस्त एकदम क्या कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जब पता चला तो पता चला कि भाई सेल इस टाइम पे सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, अपनी एनर्जीज को स्टोर करता है, सिंथेसिस चल रही होती है प्रोटीन एंजाइम की, डुप्लीकेशन चल रहा होता है डीएनए का, है ना, बहुत कुछ चल रहा होता है। तो ये रेस्टिंग फेज अगर हम इसे कहें तो ये गलत है। राइट। क्योंकि इस फेज में जो सेल है वो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है। राइट। सेल क्या है? मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो ये मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एक्टिव फेज सेल साइकिल का कौन सा है, तो आप यही कहेंगे कि वो जो सेल साइकिल का सबसे एक्टिव फेज है दैट इज इंटरफेज। ठीक है। अब फेजेस होते हैं इंटरफेज के। इंटरफेजेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉट इंटरफेजेस, इट इज इंटरफेज। राइट। सो इंटरफेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है G1 फेज, जिसे हम गैप 1 या ग्रोथ 1 फेज कहते हैं। ठीक है। दूसरा है S फेज, जिसे सिंथेसिस फेज कहते हैं, और तीसरा है G2 फेज, जिसे गैप 2 या ग्रोथ 2 फेज कहते हैं। ठीक है। अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं हुई, यानी कि अनफेवरेबल हुई, तो सेल G0 फेज में चला जाता है, जिसे क्वाइसेंट स्टेज बोलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि फेजेस ऑफ इंटरफेज क्या होते हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझा है कि इंटरफेज क्या होता है। ठीक है। अब फेजेस समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट। सो यस, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।